अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर में बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री थी और व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या और उसकी ब्रांचेस हमने देखी थी। तो आज हम बकायदा पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिनमें टेक्निकल चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, और जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो हमने पहले चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस उसको कर लिया हुआ है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 नेम्ड एज मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं। कंपोजिशन से मुराद क्या है? जैसे अगर मैं बोलूं चाय की कंपोजिशन क्या है तो आप बोलोगे उसमें दूध है, पत्ती है, चीनी है, तो ये उसकी कंपोजिशन है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि मैटर होते क्या है, मैटर में क्या क्या होता है, किस तरह की कंपोजिशन उसकी होती है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अगर मैं एसएलओस की बात करूं तो प्रोग्रेशन ग्रिड के मुताबिक आपका जो पंजाब का करिकुलम है C09 A03, C09 A04, अगेन C09 का मतलब क्लास 9, A डोमेन का नेम है और इस डोमेन का थर्ड एसएलओ हम पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम फोर्थ एसएलओ भी देखेंगे। एसएलओस है क्या? सबसे पहले एक्शन वर्ब देखो कि इस एसएलओ में हमने मैटर को क्या करना है, डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है कि मैटर हर उस चीज को बोलते हैं जिसका मास है और जो जगह को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। सेकंड एसएलओ हमारा क्या है, डिस्टिंग्विशिंग। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है फर्क करना। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो आम आंख से नजर आ सकती हैं। मतलब अगर आप मैटर को देखते हो तो कुछ मैटर सॉलिड है, कुछ मैटर लिक्विड है, कुछ मैटर गैस की फॉर्म में है, तो ये उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जो आप आम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने मैटर को उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बेस पे फर्क करना है जो कि कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर है, मसलन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें आप किन चीजों पे खास तौर पे जोर दोगे? डेंसिटी पे, कंप्रेसिबिलिटी पे और फ्लूइडिटी पे। तीन चीजों पे बात करोगे आप। अच्छा, बाय द वे ये इतने आसान एसएलओस हैं कि इनका जिक्र आपने 6, 7, 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं तो किया हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा 9th में इंटेंशनली थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे ताकि हम 6, 7, 8 से थोड़ा डिफरेंट भी पढ़ें। ओके, बाय द वे एसएलओ तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम मैटर की दो डेफिनेशंस करेंगे, एक जो आपको ऑलरेडी आती है। मैटर, मैटर आप लोगों ने साइंस में मैटर को ही तो पढ़ना होता है। अपने आसपास देखो, हर वो चीज जिसका वजन है और जो जगह रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर है। तो मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस दैट टेक अप स्पेस एंड हैज अ वेट, उसका वजन है। अब इस तस्वीर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तस्वीर में आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में मुझे बताओ क्या क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है। मतलब ये तो आपके लिए फर्क करना आसान होना चाहिए ना कि क्या क्या मैटर है। मसलन अगर मैं इन पौधों की बात करूं, डेफिनेटली इनके जगह भी घेर रहे हैं और वजन भी है। अगर मैं इस पानी की बात करूं, ये भी मैटर है। पौधों की बात करूं, वो भी मैटर है। आसमान पे जो बादल नजर आ रहे हैं वो भी क्या है, मैटर है। ठीक है, मिट्टी भी क्या है, मैटर है। ठीक है, और उसके अलावा लकड़ियां जो जल रही हैं वो भी क्या है, मैटर है। आग, जो इस तस्वीर में आग नजर आ रही है, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका ख्याल है कि आपके नजदीक आग को हम मैटर मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो पहले तो मुझे आप हैंड रेस करें और मुझे बताने की कोशिश करें कि ये आग के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये मैटर है या नहीं है। तो चले मैं आपसे पूछता हूं, अल सईद एजुकेशन सिस्टम में से कोई बच्चा मुझे बताए, अल सईद एजुकेशन सिस्टम में से कोई बच्चा मुझे बताए कि ये फायर इज मैटर और नॉट। सर मैटर है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि सर वो जब जलती है तो पूरी स्पेस लेती है। तो स्पेस तो लेती है लेकिन उसका वजन होता है। वजन नहीं होता सर। हाँ, तो दोनों चीजें होना जरूरी है, जगह भी ले और वजन भी हो। अब आग का वजन तो नहीं होता, आग स्पेस तो लेती है, जलती है तो वो जगह तो लेती है लेकिन मास तो नहीं रखती। लेकिन हमने मैटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस दैट टेक अप स्पेस
ओके, फायर जो है वो स्पेस तो लेती है, क्या उसका वजन भी है? अब ये एक सवाल है। देखिए, हम लोगों ने इस लेवल पे पढ़ना है कि हमें इस तरह की कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में भी फैसला करने में आसानी हो। चले मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं कि आप लोगों की क्लासरूम में जो लाइट लगी हुई है, लाइट इटसेल्फ मैटर है, उसमें कोई शक नहीं, लाइट का वजन भी होता है। जो कमरे में लाइट लगी हुई है, डिवाइस लगी हुई है जो लाइट की, अब उस डिवाइस में से जो लाइट आप तक पहुंचती है, लाइट भी जगह घेरती है। अब आप कमरे में जो ट्यूबलाइट लगी है वो पूरे ट्यूबलाइट का पूरे कमरे में वो रोशनी दे रही है, तो लाइट भी तो जगह। अभी फायर के बारे में बताते हैं, डोंट वरी, अभी फायर के बारे में बताते हैं, भी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। मुझे बताएं, जो जगह घेरती है लाइट, लाइट के बारे में क्या ख्याल है? लाइट इज मैटर और नॉट? क्या लाइट मैटर है या नहीं है? चलें, अल हयान स्कूल आप बता सकते हैं? अल हयान स्कूल आप बता सकते हैं, लाइट आपके कमरे में जो लगी है वो मैटर है या नहीं है? नहीं है मैटर। नहीं है। तो फिर ओके, क्यों नहीं है मैटर? क्योंकि इसमें कोई जगह नहीं घेरी। नहीं, लाइट मतलब तो घेर तो रही है मगर इसका वजन नहीं है। वजन नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश की है अपने अपने तौर पे जवाब देने की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स में कमी है। मैं उन कॉन्सेप्ट के कमी को पूरा करता हूं, फिर आप प्रॉपर आंसर दीजिएगा। सेकंड डेफिनेशन इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हम इस तरह के कंप्लेक्स जवाब दे सकें। एवरीथिंग अराउंड अस, हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, अगर वो मुश्तमिल है, अगर वो मुश्तमिल है मटीरियल पार्टिकल्स पर। अब मटीरियल पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम। ऑब्वियसली अगर कोई चीज एटम पे मुश्तमिल है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। तो आसान लफ्जों में बात करूं, हर वो चीज जो मुश्तमिल है एटम्स पर। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पर, मॉलिक्यूल्स पे अगर प्लस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, तो हम उन्हें आइंस कहते हैं। आसान लफ्जों में बताऊं तो हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज जिनमें ये चीजें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आइंस, अल्फा पार्टिकल्स, ये खास तरह की रेडिएशंस होती हैं, खास तरह की रेडिएशंस होती हैं, उनके अंदर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ना है। आसान लफ्जों में समझो, सिर्फ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ग्रुप होता है। बीटा पार्टिकल्स दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन का, बीटा पार्टिकल दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन्स का। क्वार्क्स, ये क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स कहते हैं बेटा, क्वार्क्स वो पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन मिलकर बनते हैं, प्रोटॉन मिलकर बनते हैं, न्यूट्रॉन मिलकर बनते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी जो पार्टिकल है उसको क्वार्क कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल जिसका वजन है, जिसका हमने मास मेजर किया हुआ है, वो है क्वार्क्स। तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक हर वो चीज जो इन पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है, जो इन पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती सॉरी जो मुश्तमिल होती है वो मैटर है। अब मुझे ये तलाश करना है, आग के अंदर देखना है मुझे, आग के अंदर झांक के देखना है मुझे कि आग के अंदर क्या है। अगर आग के अंदर इनमें से कुछ मिला तो मैं बोलूंगा आग मैटर है। अगर मुझे आग के अंदर इनमें से कुछ ना मिला तो मैं बोलूंगा आग एक एनर्जी का नाम है, मैटर नहीं है, एनर्जी का नाम है। लाइट के अंदर झांक के देखूंगा, लाइट के अंदर अगर मुझे इन लिस्ट पार्टिकल में से कुछ मुझे मिला तो लाइट मैटर है। अगर ना मिला तो लाइट क्या है? लाइट क्या है? एनर्जी है। तो चलें भाई आग को देखते हैं पहले जी। ये सिमुलेशन मुझे चलें जी, ये एक जबरदस्त सी सिमुलेशन आपके सामने प्ले हो रही है, आप लोगों ने इसको जरा गौर से देखना है।
विद इन अ फ्यू सेकेंड ये सिमुलेशन प्ले हो जाएगी। जी जी स्टूडेंट्स, कैंडल बर्न हो रही है, खूबसूरत सी कैंडल। कैंडल बनी किसकी होती है? इसकी एक विक होती है जिसे मोम भी कहते हैं, आइसोकेन केमिकल है, उसकी ये विक बनी होती है। उसके अंदर एक रस्सी लगी हुई है और रस्सी के अंदर ये विक पिघल के आती है। ये विक जो है रस्सी के अंदर पिघल के आती है और रस्सी में फिर वो ये विक जलती है। ठीक है, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, ये विक है, सॉलिड वैक है, मोल्टन वैक्स है। मोल्टन वैक्स जो है यानी पिघली हुई मोम। ठीक है, आप जरा गौर करें, ये देखें ये क्या हो रहा है। शाबाश, जरा गौर करें। ये मोल्टन वैक विक यानी कि रस्सी के अंदर जा रही है और रस्सी में ये जाके जल रही है। हाउ कैंडल बर्न? अच्छा, जब कैंडल बर्न होती है तो आपने नोट किया रेड कलर के एरोस निकल रहे हैं। ये रेड कलर के एरोस ये बता रहे हैं कि हीट रिलीज हो रही है। रेड कलर के एरो बता रहे हैं कि हीट रिलीज हो रही है। इसका मतलब मेरे तक जो हीट पहुंच रही है वो हीट एनर्जी की शक्ल में पहुंच रही है। एनर्जी इज नॉट अ मैटर। लेकिन इस आग के अंदर देखूं, ये आग जो जल रही है इसके अंदर हाइड्रोजन भी है बेटा, इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इससे निकल रही है, इससे वाटर वेपर्स पे निकल रहे हैं। यानी ये जो इतना हिस्सा है जिस जगह पे आग लगी हुई है उस जगह के अंदर एटम्स मौजूद हैं, उस जगह के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी इस चीज को साबित करती है कि फायर जो है वो मैटर है, लेकिन फायर से निकलने वाली हीट वो मैटर नहीं है, वो क्या है? एनर्जी है। फर्क समझ आ गया आपको? इज इट क्लियर? हर वो चीज जो ये मैंने लिस्ट बना के दी थी इसको आपने वैसे पढ़ लेना, हर वो चीज जो उस पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, अच्छा इसमें ना कुछ अल्फा बीटा गैमा इस तरह के नाम लिखे हैं मैंने, वो आप लोगों ने पढ़ने हैं आगे थर्ड चैप्टर में जाके। ओके, इस तरह जो आपके कमरे में लाइट लगी हुई है वो लाइट ट्रैवल जो कर रही है ना, अब तक जो आ रही है, मेरे मुंह पे लाइट पड़ रही है, ये जो लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है ना, इस लाइट के अंदर होते हैं फोटॉन्स। अब फोटोन जो मैंने बोला, वापस चलता हूं मैं अपनी फोटोन, इस लिस्ट में फोटोन का नाम मौजूद नहीं है, इस लिस्ट में फोटोन का नाम मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब लाइट मुश्तमिल होती है फोटोन्स पे। अब लाइट इज नॉट अ मैटर, इंस्टेड लाइट इज अ एनर्जी। तो इसका मतलब दुनिया में चीजें या तो एनर्जी की शक्ल में हैं या मैटर की शक्ल में है। हमें एज अ स्टूडेंट ग्रेड 9 हमें पता होना चाहिए कि हम मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। ओके, आई होप कि आपको ये एक नई डायमेंशन के साथ मैटर अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अच्छा, मैं यहां चाहूंगा कि मैं आपको क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा ना दिखा दूं, ये क्वार्क्स होते क्या हैं। ठीक हो गया, इसके लिए हम एक सिमुलेशन पे चलते हैं। ये मोज़ैक पे दोबारा जी, मोज़ैक पे सच। तो मैं आपको क्वार्क्स भी दिखा देता हूं ताकि आपको क्वार्क्स का भी पता चले, जब दिखाने के लिए है जो। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पता है आपको, आप लोगों ने 6 7 8 में पढ़ा हुआ है। अच्छा, क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स वो दुनिया का छोटे से छोटा पार्टिकल है जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने होते हैं। देखिए ये है एटम के एक मॉडर्न स्ट्रक्चर। अभी इस स्ट्रक्चर को आपने चैप्टर 3 में डिटेल से पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या। बहरहाल हमें छोटी क्लासों में पढ़ाया गया है कि एटम के सेंटर में ना न्यूक्लियस होता है, तो मैं डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाता हूं। न्यूक्लियस में आप सबको पता है क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वी ऑल नो दैट। तो मैं इन न्यूक्लियॉन्स पे क्लिक करता हूं, दीज आर द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो है उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स में गया तो बेसिक 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जाके देखा
तो ये आपको कलर फॉर्म में बॉडीज मूव करती हुई नजर आ रही हैं, जिनसे प्रोटॉन मिलकर बना है और जिनसे न्यूट्रॉन मिलकर बना है। ये जो कलर बॉडीज हैं जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर मूव कर रही हैं, दीज आर क्वार्क्स। इनका भी वजन होता है, इनका भी मास होता है। जिस कहीं किसी 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 भी जगह पर अगर हमें ये क्वार्क्स मिले तो समझ ले वो चीज क्या है, मैटर है। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ आ गई। ये चीज मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारी रेडिएशंस, जैसे मैं आपको जी बहुत सारी रेडिएशंस हम पे पड़ती हैं, एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, ये अपने बड़ी क्लासों में जाकर नाम पढ़ने हैं। उन रेडिएशंस के अंदर क्वार्क्स होते हैं, उन रेडिएशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कभी कभार हमें फिर उन्हें रेडिएशंस नहीं कहना होता, क्योंकि उनके अंदर क्वार्क्स हैं, उन रेडिएशंस के अंदर क्वार्क्स हैं, उन रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, उन रेडिएशंस के अंदर प्रोटॉन है। तो फिर हम उन्हें रेस का नाम देते हैं। रेडिएशन मतलब पार्टिकल रेस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? पार्टिकल रेस का नाम देते हैं। ठीक है। इफ्रा तारिक, आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? आपने हैंड रेस किया, अनम्यूट करें अपने आप को। सर जो कैंडल वाला टॉपिक है समझ नहीं आया। कैंडल वाला टॉपिक तो कोई नहीं मैंने पढ़ाया, लेकिन कैंडल को बर्न करते हुए मैंने दिखाया आपको। क्या उसमें से समझना है आपको? मुझे दोबारा बताइए। इफ्रा तारिक दोबारा जरा माइक अनम्यूट करें। जी इफ्रा तारिक, कि वो कैसे जलती है, ये जरा टॉपिक समझ नहीं आया। वो कैसे जलती है? ठीक है, चले मैं कैंडल पे दोबारा जाता हूं, 2 मिनट में आपको समझाता हूं। मेरा मकसद कैंडल को जलना समझाना नहीं था, मेरा मकसद आग के ऊपर बात करना था। कैंडल जलती कैसे है? देखिए बड़ी आसान सी बात है। कैंडल जलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल क्या है? यहां पर ये मोम, वैक्स जिसे कहते हैं, ये वैक्स रस्सी में जज़ब होती है और रस्सी में हम जब आग लगाते हैं तो ये वैक्स वैसे ही जैसे पेट्रोल जलता है, जैसे गाड़ी में डीजल जलता है, वैसे ही इस वैक्स ने जलना है रस्सी के अंदर। जैसे तेल, मट्टी का तेल जलता है, वैसे ये वैक्स जलेगी। जलने से क्या पैदा करेगी बेटा? जलने से क्या पैदा करेगी? हीट, आग की शक्ल में। जब वो आग निकलेगी तो ये आग ऊपर आपको नजर आ रही है। अब इस आग के अंदर क्या है? इस आग के अंदर क्या है जी? इस आग के अंदर, मकसद मेरा क्या था, आग के अंदर क्या है? आग के अंदर हाइड्रोजन है, आग के अंदर कार्बन है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक पार्टिकल नजर आ रहे हैं ना, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आपको ये जो ब्लू ब्लू कलर के गैस मॉलिक्यूल्स आग के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं, दीज आर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नीचे से आपको वैक्स पिघलती हुई ऊपर जाती हुई नजर आ रही है ताकि जलने में मदद करे। और ये जो आपको इसमें से हल्के हल्के ब्लू कलर के जो एरोस नजर आ रहे हैं, दीज आर द वाटर वेपर्स। अब आप पूछ रहे हैं सर ये सब कुछ हो कैसे रहा है? तो ये अच्छा, यहां फिर मैंने बताया था कि ये जो रेड कलर निकल रहा है, रेड कलर से जो एरोस बता रहे हैं, दीज आर द हीट। हीट इज नॉट अ मैटर। मैटर जो है वो क्या है? ये जो आग नजर आ रही है, इट कंसिस्ट ऑन हाइड्रोजन, कार्बन, वाटर वेपर्स एंड दीज आर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। हर वो चीज जो मॉलिक्यूल और एटम्स पे मुश्तमिल होगी, क्योंकि ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, और हर वो चीज जो मटेरियल पार्टिकल पे मुश्तमिल होती है वो क्या होती है? मैटर होती है। अब बच्ची ने सवाल किया है तो मैं यहीं पे उसका जवाब दे देता हूं। देखें स्टूडेंट्स, ये जो वैक्स है, इसके अंदर वैक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है और हमेशा जलने के नतीजे में क्या पैदा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या पैदा करता है? वाटर। और क्या पैदा करता है? एनर्जी। ऐसे मिलती जुलती इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। कहां पढ़ी हुई है? हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन के अंदर बेटा क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है, जलने के नतीजे में क्या पैदा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमारे जिस्म के लिए एटीपीस यानी एनर्जी पैदा करता है। वैसे ही ये मोमबत्ती जो है, इसमें जो वैक्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगी। जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगी, वाटर पैदा करेगी और आग,
एनर्जी की शक्ल में पैदा करेगी। इस आग के अंदर वाटर वेपर्स भी हैं, इस आग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हम कह सकते हैं कि आग जो है वो मजमूआ है मटेरियल पार्टिकल का और एनर्जी का। एनर्जी हम तक पहुंच जाती है क्योंकि आग में एलिमेंट्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो आग बजाते खुद एक मैटर का नाम है। आई होप कि ये दोबारा समझाने से आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। ओके, आगे चलते चलें जी। पहला एसएलओ हमने क्लियर कर लिया, मैटर को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया, मैटर को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया कि मैटर किसे कहते हैं। आगे है जी मैटर की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। ठीक है जी, याद रखिएगा बेटा मैटर दो तरह का है, एक जिसे फंडामेंटल स्टेट्स कहते हैं जो आज हमने देखनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा है एग्जॉटिक स्टेट जिनका पाला हमसे रोज नहीं पड़ता, उनमें प्लाज्मा है, बीईसी है, दिस इज बीईसी, कंबाइंड लिक्विड क्रिस्टल हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने इन तीनों को पढ़ना है क्योंकि हमारा एसएलओ भी इन तीनों के ऊपर है। सबसे पहले स्टूडेंट सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इन तीनों के अंदर क्या क्या फर्क होता है आप लोगों ने कई दफा छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। छोटी सी इसकी सिमुलेशन है, उससे हमें ये सारा कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, फेट की सिमुलेशन प्ले कर। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपको एक पार्टिकल की ग्रुपिंग नजर आ रही है। इस ग्रुपिंग के अंदर आप सब देख सकते हैं कि तमाम पार्टिकल अपनी ही जगह पर फिक्स हैं और थोड़ा बहुत हरकत कर रहे हैं, अपनी एक फिक्स शक्ल को मेंटेन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन पार्टिकल्स ने इस कंटेनर की शक्ल को इख्तियार किया है जिसमें इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की शक्ल फिक्स होती है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, उसकी जगह फिक्स होती है, अपनी शक्ल को मेंटेन करता है, अपनी शक्ल को वही रखता है जो उसकी शक्ल है। लेकिन अगर हम इस सॉलिड को गर्म करें, ऑब्वियसली पार्टिकल हरकत में आएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये सॉलिड बेटा किसमें चेंज हो जाएगा, शाबाश, किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि लिक्विड में पार्टिकल्स की कोई खास तरतीब नहीं होती, पार्टिकल थोड़ा बहुत आगे पीछे रैंडमली मूव कर रहे हैं और उनकी कोई खास शक्ल भी नहीं है। लिक्विड जो हैं वो उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिस बर्तन में हमने उसको डाला है। इसी तरह बेटा अगर मैं लिक्विड को गर्म करूं तो डेफिनेटली लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, शाबाश, लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। गैस के बारे में क्या ख्याल है, गैस जिस कंटेनर में गैस को डाला है, गैस उस कंटेनर की शक्ल को क्या कर लेगा, इख्तियार कर लेगा। ना गैस की कोई अपनी शक्ल है, ना गैस का कोई अपना फिक्स वॉल्यूम है। तो ये है गैस। ये मैंने जो आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पार्टिकल्स दिखाए, इन पार्टिकल्स की बुनियाद पर आपको ये मैटर नजर कैसे आएगा ये आपने मुझे बताना है। मैं आपसे सवाल करूंगा, जी बेटा सबसे पहले मुझे बताएं कि 250 ml बोतल पेप्सी की, 250 ml बोतल जो रेगुलर बोतल होती है, मैं बाजार से खरीद के आता हूं, घर में आके ग्लास में डालता हूं, क्या ग्लास में डालने पे बोतल ग्लास की शक्ल एडॉप्ट कर लेगी? यस, कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी। क्या वो 250 ml बोतल ग्लास में आके 500 ml की होगी या 250 ml की ही होगी? 250 ml की ही होगी। जितनी बोतल शीशे में थी, शीशे वाली बोतल में थी, उतनी ही ग्लास में होगी। इसका मतलब बोतल लिक्विड है, लिक्विड की कोई अपनी शक्ल नहीं होती, जिस बर्तन में डालते हैं उसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है। हां, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर वो 250 ml की थी तो घर में आके भी 250 ml की रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि घर में आके उसको बड़े ग्लास में डाला तो वो ज्यादा हो गई, नहीं 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 नहीं। सॉलिड, शाबाश, सॉलिड, ये मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मोबाइल सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसकी यही शक्ल रहेगी। इसको मैं किसी बर्तन में डालूं, किसी बड़े बर्तन में डालूं, किसी छोटे बर्तन में डालूं, ना सॉलिड अपनी शक्ल चेंज करता है, ना अपना वॉल्यूम चेंज करता है, हर चीज अपनी फिक्स रखता है। यह है सॉलिड की प्रॉपर्टीज। अगर मैं गैस की बात करूं, शाबाश, जल्दी से मुझे बताएं गैस के बारे में क्या ख्याल है आपका। गैस, 1 किलो गैस,
1 किलो गैस इतने से सिलेंडर में भी आ जाती है, 1 किलो गैस इतने बड़े सिलेंडर में भी आ जाती है, 1 किलो गैस लंबे सिलेंडर में भी आ जाती है, 1 किलो गैस गोल सिलेंडर में भी आ जाती है। यानी गैस का ना तो अपनी उसकी शक्ल है और ना ही उसका वॉल्यूम है। जिस बर्तन में डालोगे उतनी ही हो जाएगी, उस शक्ल की हो जाएगी। तो गैस के बारे में हम कहेंगे ना उसकी शेप है ना उसका वॉल्यूम है। सॉलिड के बारे में कहेंगे उसकी शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। लिक्विड के बारे में बोलेंगे उसका वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है। गैस के बारे में क्या बोलेंगे, ना उसका वॉल्यूम फिक्स है और ना ही उसकी शेप फिक्स है। क्या आपको ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी समझ आ गई है? ओके, ग्रेट। अब शाबाश, अगली बात बताओ, डेंसिटी। डेंसिटी पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, डेंसिटी बराबर है मास बाय वॉल्यूम। मैं आज ही सुबह आ रहा था तो मैंने नोटिस किया लाहौर के अंदर सुबह सब ऑफिस में निकलते हैं तो सड़क के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है। मान लीजिए ये मैं लाहौर की सड़क पे ये डॉट्स बना रहा हूं, ये ट्रैफिक है। जल्दी जल्दी मुझे बताएं सब बच्चे, जब सड़क पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रैफिक डेंस है, डेंसिटी ट्रैफिक की ज्यादा है या कम है? शाबाश भाई, सड़क तो वही है, गाड़ियां उस जगह पे बहुत ज्यादा आ गई हैं तो मैं बोलूंगा ये डेंस ट्रैफिक है, डेंस ट्रैफिक है। अब डेंस ट्रैफिक के बारे में आपसे पूछता हूं, क्या ये तेज तेज मोटरसाइकिलें जाएंगी यहां से या स्लो स्लो जाएंगी? ऑब्वियसली जब ट्रैफिक डेंस होगी तो मोटरसाइकिलें तेज तेज नहीं जाएंगी, क्या जाएंगी? स्लो 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 जाएंगी। ओके, अब अगर ये सड़क जो मैंने आपको दिखाई है, अगर यहां पे कम बाइक्स होती, बाइक्स दूर दूर होती, तो डेफिनेटली यहां बाइक तेज भी जा सकती है, कोई मसला भी नहीं होगा। तो यहां बोलेंगे लेस डेंस, ये लेस डेंस है। जल्दी जल्दी मुझे बताइए, इस ट्रैफिक वाली मिसाल को जहन में रखें, कौन बच्चा मुझे बताएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेरी हाई डेंसिटी किसकी होगी? पार्टिकल्स को जहन में रखो ट्रैफिक की तरह, जिस तरह ट्रैफिक फ्लो करती है वैसे ही पार्टिकल्स। शाबाश, आमना नवीद, आमना नवीद आपने हैंड रेज किया, बताइए। जी जी, आमना नवीद आपका जवाब हम वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे जवाब मिल गया नीचे, आपका भी यही जवाब होगा। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि कम जगह पर ज्यादा मास है, कम जगह पर ज्यादा पार्टिकल्स हैं। जब कम जगह पे ज्यादा मास है, कम जगह पे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो उसके लिए फ्लो करना भी मुश्किल है, उसको कंप्रेस करना भी मुश्किल है और उसकी डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो सॉलिड्स के बारे में क्या ख्याल है, उसकी फ्लूडिटी, फ्लो करना मुश्किल उसके लिए, सॉलिड के लिए कंप्रेस होना भी सॉलिड के लिए क्या है, मुश्किल है, और उसकी डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में पार्टिकल ट्रैफिक की तरह थोड़े दूर दूर होते हैं। जब लिक्विड में पार्टिकल ट्रैफिक की तरह थोड़े दूर दूर होते हैं, उसके लिए फ्लो करना भी आसान है, कंप्रेस होना भी निस्बतन आसान है, और उसकी डेंसिटी भी कम होगी सॉलिड्स के मुकाबले में। और अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में तो पार्टिकल दूर 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 तक फैले होते हैं। इसका मतलब गैस की डेंसिटी सबसे कम है, गैस को कंप्रेसिबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा है क्योंकि खाली जगह काफी ज्यादा है, और गैस की फ्लूडिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा एसएलओ यही था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी और आपने उसकी डेंसिटी के हवाले से उनको डिफरेंशिएट करना है। आखिर में आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, डेली लाइफ एप्लीकेशन। शाबाश, ये मैंने रेल ट्रैक में छोटा सा गैप छोड़ा है। क्यों छोड़ा है जी रेल ट्रैक में छोटा सा गैप? अपने अपने टीचर्स को एंगेज करें, सोचें और मुझे जवाब दें, सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको मैंने जहन में रखते हुए ये थोड़ा सा गैप छोड़ा है रेल ट्रैक के अंदर। अगर मैं ये रेल ट्रैक में गैप ना छोड़ूं तो तमाम रेलगाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाए। शाबाश, अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान आपका क्वेश्चन। सर थर्मल एक्सटेंशन के लिए। वेरी गुड,
देखो ना, गर्मी बढ़नी है, गर्मी की वजह से क्या होना है, टेम्परेचर बढ़ना है, टेम्परेचर बढ़ने से रेल ट्रैक में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है, और उसकी वजह से इस लोहे के ट्रैक ने एक्सपैंड करना है, और अगर मैंने एक्सपेंशन का मौका ना दिया तो ये रेल ट्रैक टेढ़े हो जाएंगे, और अगर रेल ट्रैक टेढ़े हो जाएंगे गर्मियों में तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन मैंने थोड़ी सी ही जगह रखी है, मुझे पता है कि सॉलिड ने कोई ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना होता। चले जी, शाबाश। लिक्विड, ये लिक्विड थर्मामीटर है। क्या होता है, जैसे ही लिक्विड थर्मामीटर को हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, कहीं टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है और उसकी एक्सपेंशन ज्यादा होती है। जब ये लिक्विड एक्सपैंड करेगा तो राइज कर जाएगा। इस तरह हमें लिक्विड टेम्परेचर सेंस करके भी बताता है। साथ ही साथ हम ब्रेक सप्लाई करते हैं बस के अंदर, हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या करते हैं, ये ब्रेक है, ये है, और ये ब्रेक शू है। अब ये ब्रेक शू ने टायर को, इधर जरा स्क्रीन में जरा, ब्रेक शू ने क्या करना है, टायर के साथ अपने आप को रबर उसकी पुश, यानी ये ब्रेक शू क्या है, रबर लगा होता है, ये रबर क्या करता है, ये व्हील घूम रहा है। अब इस व्हील को घूमते 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 रबर साथ लगेगा तो व्हील घूमना बंद करेगा ना। अब रबर को साथ लगाने के लिए ब्रेक प्रेस करनी है, और ब्रेक का प्रेशर यहां से यहां मुंतकिल होता है। सेंटर में हमने किसको यूज किया है, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेशन के थ्रू प्रेशर यहां से यहां ट्रांसफर होगा। तो ये लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी को लेके एक डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन है। शाबाश। आखिरी चीज, सिलेंडर फट गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था गर्मियों में, सिलेंडर की दुकान पे सिलेंडर पड़े थे, फट गए, क्यों? शाबाश, जल्दी से बोलिए। क्योंकि गर्मियों में क्या ज्यादा होगा, ओब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होगा। गर्मियों में गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स तेज तेज मूव करना शुरू कर दिया होगा, और दीवारों पे गैस ने सिलेंडर की दीवारों पे क्या एक्सर्ट किया होगा, प्रेशर, और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इसलिए अवेयरनेस क्या है कि अगर किसी के घर में सिलेंडर है तो वो काइंडली उसको गर्म जगह पे ना रखे, ठंडी जगह पे रखे। लास्ट में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस की तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने आपके साथ क्या कर दिया है, 1 बाय 1 एक टेबल की शक्ल में लिख दी है, ताकि आपका जब एग्जाम आए तो आपने इस एसएलओ को, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी को कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है, वो भी क्वेश्चन आपके सामने है। ये मैं प्रेजेंटेशन ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा, ताकि आपकी ये नोट्स भी साथ साथ डेवलप होते रहें, ठीक है। और 1-2 दिन तक आप लोग अपना टेस्ट का वो फीडबैक जो है, हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं कि टेस्ट जो आपने अटेम्प्ट किया है उसका फीडबैक भी हम दे दें, क्योंकि जैसे जैसे वीकली हम एसएलओ पढ़ते जाएंगे, टेस्ट देते जाएंगे, हमारी तैयारी होती जाएगी। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन होंगे। हमदा आयशा, आपका क्या क्वेश्चन है? कामरान पब्लिक स्कूल, आपका क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करें, कामरान पब्लिक स्कूल अनम्यूट करें। सर ये वीडियो के साथ ये स्किल शीट भी होगी? जी जी, वीडियो जब आप प्ले करते हैं ना, उसके नीचे मोर लिखा होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन, उसको मोर को करेंगे, पीपीटी, स्किल शीट, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें इसको, तो ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। फिर भी आपको ना मिले, हमें बता दिया करें हम आपको वैसे ही। हाँ, ये लिटिल स्टार स्कूल, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने कहा कि फायर जो है वो मैटर है, लाइट मैटर नहीं है, लेकिन फिजिक्स के मुताबिक लाइट की डुअल नेचर है, वेव भी और पार्टिकल भी। उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो फोटॉन्स की शक्ल में, छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में होते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मैटर नहीं जी, कंसीडर की जाए। असल में ना, नहीं 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 नहीं, ये आप दोबारा बोलें, लाइट की डुअल नेचर नहीं है। वेव पार्टिकल नेचर डी ब्रोगली ने इसी को प्रूव डी किया ब्रोगली 1928 में। नहीं, वो अगर आप दोबारा देखें ना, डी ब्रोगली जो इक्वेशन है उसमें वो ये कहता है कि दुनिया में हर पार्टिकल के पास डबल नेचर है। लाइट की डबल नेचर नहीं है, पार्टिकल की डबल नेचर है। एट अ पार्टिकल उसके पास बिहेवियर है पार्टिकल नेचर का, बट उसमें वेव नेचर भी है। ये डी ब्रोगली ने कहा था, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर, मटीरियल पार्टिकल है, बट उसके अंदर वेव नेचर भी है। ये नहीं हम कहेंगे कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है, हम ये कहेंगे कि पार्टिकल के अंदर जहां पार्टिकल नेचर होती है उसके साथ में वेव नेचर भी होती है उसकी। ये उसकी डी ब्रोगली ने कहा था।
ये ज़रा इसको आप देख लें एक दफ़ा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।